चलिए, जैसा कि हम सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 जो होता है उसके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर रहे हैं, आपको करना सिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस जनरल स्टडीज़ जो पेपर 1 है या सी सेट 1 जो होता है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। आपने जो भी जनरल स्टडीज़ के दौरान डिफरेंट सब्जेक्ट डोमेन्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, फॉरेन पॉलिसी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज के वाया सीखा है, उसी को अप्लाइड नेचर में यहाँ अप्लाई करके आंसर्स डिड्यूस करने हैं। आपको बताया गया था पिछले ही पार्ट में कि ये सीधे सीधे इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशंस नहीं है। लैंग्वेज एकेडमिक होगी आपकी, और अगर आपको उन वर्ड्स के पीछे के मीनिंग पता है तो आप पैराग्राफ से आंसर डिड्यूस कर लेंगे। ये भी फैक्ट है कि आपको रहना पैराग्राफ की हद में है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली दी हुई हैं कि आप पैराग्राफ के बाहर जाके अपनी अजम्पशंस क्रिएट करके आंसर नहीं करेंगे। लेकिन पैराग्राफ में सीधे आंसर गिवन होगा ये भी नहीं, पैराग्राफ में दी हुई चीज़ों से ही आप लिंक्स कनेक्ट करते हैं और वो लिंक्स को पैराग्राफ के दायरे में ही रहना है। लेकिन आंसर वो हिडन, वो जो इम्प्लिसिट लिंक्स हैं वही है। ये हमने कल जो यूपीएससी सी सेट PYQ प्रैक्टिस पार्ट 1 में बताया था। कल जो सब्जेक्ट डोमेन थी वो थोड़ा इकोनॉमिक बैकग्राउंड का क्वेश्चन था। आज हम दूसरी तरफ जा रहे हैं और आज हम इसको आप रिसोर्सेज से जोड़िए, क्लाइमेट चेंज से जोड़िए, बायोडाइवर्सिटी से जोड़िए, मिनरल से जोड़िए, या फिर आप इसे रिसोर्स प्लानिंग और मैनेजमेंट से जोड़िए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़िए। आप कई एरिया से इसे जोड़ेंगे, आप ये समझ पाएंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग या स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि बोर्ड पे एक सार चीज़ें लिखी हैं, थोड़ा मोनोटोनस दिखता है। मैं इसको सेटल कर देता हूँ पहले, आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करें, अगर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पैराग्राफ है, दिस इज़ द पैराग्राफ। इस वर्ड से शुरू होके इस वर्ड तक, दिस इज़ द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ है जिसके बेस पे हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सेकेंड, सॉरी मैंने ये कह दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस वन, यहाँ तक हमारे पास पैराग्राफ है, दिस इज़ द पैराग्राफ। करेक्ट करिए, द वर्ड से शुरू होके दिस डेवलपमेंट वर्ड तक देयर इज़ अ पैराग्राफ जो हमें स्टडी करना है। अब पैराग्राफ के बाद आता है हमारा पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, दिस वर्ड, यहाँ से शुरू होके क्वेश्चन यहाँ तक जाता है, दिस फॉलोइंग, दिस टर्म फॉलोइंग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये सारा हो गया आपका पैराग्राफ। अब इस क्वेश्चन के बेस्ड स्टेटमेंट्स गिवन है। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 2, दिस इज स्टेटमेंट नंबर 3। 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन। और अब आते हैं आपके आंसर के ऑप्शंस। तो ये रहा आपके कोड, तो इन कोड को चूज़ करके आपको आंसर देना है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो हमने बोर्ड पे लिखे कंटेंट को अच्छे से डिमार्केट कर दिया। इसमें कितनी चीज़ें इंक्लूडेड हैं आप उसको समझिए। इसमें टोटल 4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। एक पैराग्राफ है फर्स्ट, सेकंड एक क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक, थर्ड उस क्वेश्चन से एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स हैं 1, 2, 3, एंड द फोर्थ हमारे पास आंसर फाइंड आउट करने के लिए कोड गिवन है, तो उसको चूज़ करके हमने अपना आंसर करना है। इस फॉर्मेट में ये आपके सामने क्वेश्चन आएगा। आई वांट टू शो यू द क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया है, ताकि ऑथेंटिसिटी भी इस्टेब्लिश हो जाए कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आया। तो दिस इज़ वेयर द पैसेज इज़, ओके। तो द से शुरू होकर के डेवलपमेंट तक आपके सामने पैराग्राफ है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है अनसस्टेनेबिलिटी से शुरू होकर फॉलोइंग तक। उसके बाद आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन। और उसके बाद आपको कोड गिवन है जिससे आपको आंसर चूज़ करना, ऑप्शन A, B, C, D। इस क्वेश्चन को हमने आपकी मदद के लिए यहाँ पे लिख दिया था। अब हम यहाँ से सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इसे सॉल्व करें। हम सब जानते हैं कि हमें जब भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस अटैम्प्ट करने हैं तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है, हम स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे एंड क्वेश्चंस। हम पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और हम पहले ही हमारी अब तक की गेन्ड सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज के दम पर जो हमने जनरल स्टडीज़ के तहत गेन की है, हम उसके बेसिस पे इन स्टेटमेंट्स में से ऑलमोस्ट जो भी इन्फ्रेंसेस फाइंड आउट करनी है हम उन इन्फ्रेंसेस को फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो दिस इज़ द आस्पेक्ट डन। शुरुआत करते हैं। हमारे सामने ये है क्वेश्चन, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आज तक कई सब्जेक्ट डोमेन्स के वाया पढ़ा है। हमने इकोनॉमी के वाया इसे समझा, हमने इवन इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिटी में इसे देखा, हमने ज्योग्राफी में इसे देखा, क्लाइमेट चेंज के वाया इसे देखा, सोशोलॉजी सोशल प्रॉब्लम्स में इसे देखा। आप डिफरेंट सब्जेक्ट डोमेन्स में इसे स्टडी करते हैं। तो आप अपने मन से ही सोचिए कि जब आप सोचते हैं अनसस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो अनसस्टेनेबिलिटी क्या है जो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जिन रिसोर्सेज को यूज़ करके आज आप अपने लिए जो डेवलपमेंट कर पा रहे हैं और उस डेवलपमेंट के लेवल पे जो आज आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आप अपने सराउंडिंग को यूटिलाइज़ करके अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में डेवलप करके उन सराउंडिंग नेचुरल रिसोर्सेज को, और आप अपनी आज की नेसेसिटीज़, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी वांट्स, अपनी डिज़ायर्स फुलफ़िल कर रहे हैं। आप कितनी ये कर पा रहे हैं वही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ओके, क्या आने वाली पीढ़ियाँ या आगे तक आप ये डेवलपमेंट पैटर्न मेंटेन कर पाएंगे? क्या ये जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन रह पाएगा? क्या आने वाली पीढ़ियाँ भी अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर पाएंगी? ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपने उनके लिए कितने रिसोर्सेज छोड़े। ये इस पे डिपेंड करेगा कि उन रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या है। आपने उन्हें कितना रेकलेसली आज दिन तक यूटिलाइज़ कर लिया है, हार्वेस्ट कर लिया है। सेकंड, आपने उन्हें कितना पॉल्यूट या कंटेमिनेट कर लिया है। या थर्ड, आपने कई तो डिप्लीट ही कर दिए हैं, ख़त्म ही कर दिए हैं, कई रिसोर्सेज तो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो अगर ये कर रहे हैं आप, अगर आपका आज का डेवलपमेंट मॉडल कुछ ऐसा है कि आप रेकलेसली एनवायरनमेंट को कंटेमिनेट करते जा रहे हैं, पोल्यूट करते जा रहे हैं, जो बाउंटी ऑफ नेचुरल थिंग्स अवेलेबल थी उनको कंज्यूम ही करते जा रहे हैं, सिर्फ उनकी रिप्लेनिशमेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़म्स नहीं अपना रहे हैं, आप कुछ ऐसी तरीक़ों को नहीं अपना रहे हैं जिससे पर्यावरण दूषित ना हो। आपने खेतीबाड़ी में रेकलेस फर्टिलाइज़र्स, रेकलेस पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया है जिससे वाटर रिसोर्सेज, सॉइल, सरफेस वाटर बॉडीज़ सब गंदी हो गई हैं, ग्राउंड वाटर तक कंटेमिनेट हो गए हैं नाइट्रोजन से और तमाम पेस्टिसाइड से। आपकी फूड चेन में वो आ चुका है और इन्हीं सब चीज़ों के कारण ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस भी हो रहे हैं, जिससे कार्बन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है कार्बन एमिशंस के कारण, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज बन रही हैं और उसके कारण टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। इसके कारण धीरे धीरे सरफेस वाटर लेवल जो है सीज़ का वो बढ़ते जा रहा है, आइलैंड्स डूब रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, नेचुरल पैटर्न्स जो हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं, डिज़ास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब। ये तमाम चीज़ें अगर हो रही हैं और आप ये कह रहे हैं ये आपकी डेवलपमेंट है, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप आगे नहीं इसे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो फिर हमने आज दिन तक इन चीज़ों के बारे में पढ़ा ही क्या है? हमने ये पढ़ा है कि रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। क्रूड ऑयल 2050 तक या कहीं कहीं आंकड़ा 2070 तक ख़त्म हो जाएगा, आप उसे जुडिशियसली यूटिलाइज़ करिए। सेकेंड आस्पेक्ट, सॉइल कितने भारी पैमाने पर कंटेमिनेट हो रही है, सॉइल इरोड हो रही है। सॉइल इरोजन एक बड़ा मिनेस है, ये एक इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट रिसोर्स है, क्योंकि हज़ारों लाखों वर्ष लग जाते हैं दोबारा सॉइल बनने में। इसका मतलब आप इसे रेकलेसली डिस्टर्ब नहीं होने दे सकते। तो मैंने दो ही एग्जांपल दिए अभी, क्रूड, सॉइल, ऐसी सारे वाइटल रिसोर्सेज जो आज आपकी लाइफ का बेसिस है, आपकी इकोनॉमी का बेसिस है। अगर आप इन्हें एक लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूट कर देंगे, कंटेमिनेट कर देंगे, अगर आप एक लिमिट से आगे इसे लॉस कर देंगे, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा इन्हें यूटिलाइज़ करके इनकी जो पोटेंशियल वर्थ है, जैसे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, आगे आने वाले दिनों में आप ही के डेवलपमेंट मॉडल को ये फिर कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं। इसका मतलब आपका ये डेवलपमेंट मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, आगे नहीं चल पाएगा। मतलब आप अपने आनंद उठाने के लिए भावी पीढ़ियों से, आने वाली पीढ़ियों से उनके विकास के अवसर छीन रहे हैं उनके हाथों से, क्योंकि आप उन्हें विरासत में रिसोर्सेज देने वाले नहीं हैं, आप उन्हें पहले ही कंज्यूम कर जाएंगे। तो ये तो आप जान ही रहे हैं, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल्स किस लिमिट में यूज़ करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको ग्रीन एनर्जी सोर्सेज़ की तरफ आना है, आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इस्तेमाल करने, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के साथ हमारे दिमाग में हमारा सारा बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमने डिफरेंट सब्जेक्ट डोमेन से गेन किया है, जो हर सब्जेक्ट से एसोसिएटेड टर्म्स की एक्सपर्टीज़ आपने गेन की है, जिसे हम एकेडमिक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं, ग्लॉसरीज़, तो वो सब इन्वोक हो जाता है आपके दिमाग में। अंडर दैट लाइट आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न, तो अनसस्टेनेबिलिटी हमारे प्रोडक्शन पैटर्न में है, ये हम मानते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज इसी पे बात करता है। आप समझ पा रहे हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने का रोल क्या है, चीज़ें खुले तौर पे पढ़ने का क्या फ़ायदा है।
सो अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस किस के कारण है। हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हम पहले ही पूरे प्रिपेयर हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1। तो दस हमारा प्रोडक्शन पैटर्न अनसस्टेनेबल क्यों है? क्योंकि हमारे आज के जो प्रोडक्शन पैटर्न है उनकी हैवी डिपेंडेंस है ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आप सब जानते हैं, द हाइड्रोकार्बन बेस्ड फ्यूल्स। आप कोयले का इस्तेमाल करते हैं बतौर एनर्जी, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं बतौर एनर्जी। तो अल्टीमेटली वो दो तरह से बहुत घातक है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन एमिशंस, हाइड्रोकार्बन्स रिलीज़ होते हैं, यानी कि कार्बन एमिशंस होते हैं, और वो सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोपोर्शन एटमॉस्फेयर में बढ़ाते हैं। और इसका सीधा रिज़ल्ट ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर के लिए घातक है। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ़ पिघल जाएगी, लॉफ्टी माउंटेन चेन्स के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसका क्या नुकसान हो रहा है अभी तो बता के हटाई हूँ, है ना। फ्लड्स आ रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी, कहीं पर एकदम से ज़्यादा बारिश, फिर एकदम से कम बारिश, ज़्यादा सूखा, ज़्यादा फ्लड। आपने लंबे समय तक साउथ वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अभी जो फॉरेस्ट फायर विजिट की, उसका कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट ही था, और वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्टेड है। इस तरह के इवेंट्स होंगे तो फिर ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल कैसा हुआ? दूसरी बात, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दे आर नॉट इनफाइनाइट, दे आर फाइनाइट। वो जिस रेट से आप इस समय कंज्यूम कर रहे हैं ख़त्म होने वाले हैं वो। फिर आगे डेवलपमेंट कैसे करनी है बताओ? जिस चीज़ से डेवलपमेंट चल रही है वही ख़त्म हो जाएगी, तो आगे कैसे? तो हमारे प्रोडक्शन पैटर्न्स अनसस्टेनेबल हैं ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। उसमें से पहला रीज़न हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। रेलेवेंट लग रहा है, इसको रिजर्व में रख लेते हैं, पर आंसर पे कब आना है? जब पैराग्राफ पढ़ लें। ओवर कॉन्फिडेंट 1 सेकंड के लिए होए 2.5 नंबर जाते लगेंगे जो आ सकते थे, जो 2.5 नंबर गेन कर सकते थे वो गए। दूसरा, गलत होने से 0.80 भी गए, मतलब आप नुकसान में कितना है? 2.5 प्लस 0.80, 3.20, 3.30, 3.30 नंबर का लॉस एक कैंडिडेट बेयर नहीं कर सकता एग्ज़ाम में। एक सही आना था वो तो आया नहीं, गलत हो गया उल्टा, सही जो कहीं से कमाया उसमें भी कटौती हो गई 0.8 की। ये ठीक नहीं है, इसलिए संजीदगी बरतें, हड़बड़ाएं मत, जंप मत करें। मैं जानता हूँ आप एग्ज़ाम के माहौल के में बैठ के करेंगे, आप सब वैसा ही करेंगे, अच्छी बात है, इसलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने मजबूत होंगे आप, ताकि वहाँ गलतियाँ ना करें। लेकिन वहाँ पे अलग एटमॉस्फेयर हम जानते हैं, लेकिन हमने बताया पहला 1 घंटा आराम से चूज़ करिए, किसके लिए? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करिए ठंडे दिमाग से। और क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ हम इसे क्विकली प्रोसेस करते, हम इसे बहुत क्विकली प्रोसेस करते। सो स्टेटमेंट 1 अभी पॉजिटिव लग रही है, आंसर में कंट्रीब्यूट करिए, रिजर्व रख लेते हैं। स्टेटमेंट 2, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। यस, हमारे प्रोडक्शन पैटर्न्स अनसस्टेनेबल हैं, क्योंकि कारण ये है कि जो हम इस समय में जिन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं उनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। पानी लिमिटेड है, आप उसे किस मैनर में यूज़ कर रहे हैं आप पता करिए। तो फिर ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग करें। जब तक आप उसे हार्वेस्ट नहीं करेंगे, पंजाब का और हरियाणा का हाल क्या है? 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण आपने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यहाँ पर लगाए और पैडी कल्टीवेशन करना शुरू किया। उसके कारण आप बहुत हैविली रिलाय हुए ट्यूबवेल्स पे, जैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इसके कारण आपने बहुत हैविली एक्सट्रैक्ट किया द ग्राउंड वाटर, लेकिन साइमल्टेनियसली ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट नहीं किया आपने। तो उसका नतीजा क्या निकला कि ग्राउंड वाटर इज़ नॉट इनफाइनाइट, इट इज़ फाइनाइट, वो ख़त्म हो जाएगा। तो द रिसोर्सेज दैट यू हैव दे आर लिमिटेड, you have to use them judiciously, you have to replenish them, you cannot contaminate them, you cannot pollute them. Only then those resources which are so vital for your development pattern right now, you need to conserve them, you need to preserve them, and you need to carry forward with them in a pristine condition. तो यहीं से तो कंजर्वेशन का सिद्धांत आता है, यहीं से तो प्रिजर्वेशन का सिद्धांत आता है। अगर रिसोर्सेज फाइनाइट ही हैं और रिसोर्सेज इनफाइनाइट ही हैं और कुछ हो ही नहीं रहा, तो कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्या है? प्रिजर्व क्यों कर रहे हो? फिर तो मज़ेदार है, जितना ख़राब होते जा रहा छोड़ते जाओ, नए नए जखीरे ढूंढते जाओ। ऐसा होता नहीं है, दिस इज़ नॉट। यही सॉइल है हमारे पास पंजाब की सॉइल हमारे पास इतनी है, इंडिया में इतनी सॉइल है, नई सॉइल कहाँ से लाओगे? इसलिए तो जब हमने देखा कि केमिकल फर्टिलाइज़र बेस्ड एग्रीकल्चर बहुत हो गया, पेस्टिसाइड्स बेस्ड एग्रीकल्चर बहुत हो गया, तो अब हम लगातार पिछले 5-6 वर्षों से सरकार
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को भी साथ में लाने को कह रही है, और उसके भी बहुत पहले से सरकार लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बल दे रही है। इस सब का कारण क्या है? ठीक है, किसानों की लागत घटाना चाहते हैं हम, पर मेन एस्पेक्ट सारा मैनिपुलेशन जो करना है हमें सॉइल में ही करना है। हम सॉइल की मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, इससे फ़ायदा किसान को ही होगा, इरीगेशन पे खर्चा कमाएगा। दूसरी तरफ पर्यावरण को फ़ायदा होगा, हम मिट्टी में मित्र कीड़ों को ज़िंदा करना चाहते हैं, इसी का नतीजा है। हम मल्चिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि पानी कम लगे। हम सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम बायो फार्मिंग की बात कर रहे हैं, हम बायो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करने को। तो मतलब आप सोच के देखिए, इन्हीं रिसोर्सेज पे हमारा मौजूदा विकास क्रम खड़ा है, और ये रिसोर्सेज इनफाइनाइट नहीं है, दे आर लिमिटेड। तो हमारे अब तक के जो प्रोडक्शन पैटर्न है अनसस्टेनेबल हैं, जो हमने अब तक पढ़ाई की उसके हिसाब से, उसमें एक प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे प्रोडक्शन पैटर्न जिन रिसोर्सेज पे खड़े हैं उनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। सेकंड ऑप्शन भी अभी तक सही लग रहा है, रिजर्व में रखते हैं। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3, एक्सपेंशन ऑफ रीसाइकलिंग। हमारे प्रोडक्शन पैटर्न अनसस्टेनेबल हैं क्योंकि रीसाइकलिंग एक्सपेंड हो रहा है। ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट लग रही है। उल्टा ये कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो इसके सॉल्यूशन क्या हैं? सबसे पहले रिडक्शन इन द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्स की वेस्टेज को रिड्यूस करो। और बेस्ट तरीका क्या है? जितना हो सके रिसाइकलिंग से अगर हो सकता है तो करो। इसलिए तो ये कहा जा रहा है कि देश भर में जो कबाड़ है, कबाड़ी का नेटवर्क बढ़ाओ, ताकि वो आपके घरों से जो सारा कबाड़ माल लेके जाते हैं, कांच लेके जाते हैं, मेटल लेके जाते हैं, रबड़ लेके जाते हैं, प्लास्टिक, उसकी क्या होती है? रिसाइकलिंग। और वो जब एक बार रिसाइकलिंग होकर दोबारा फिर से बन के आपके घर आता है, उसके लिए हमें फ्रेश रिसोर्स एक्सट्रैक्शन नेचर से नहीं करना पड़ा। आप ज़रा सोच के देखिए, आपके घरों से जो पुराने गत्ता ले जाते हैं, पुरानी कापी, पेपर, रद्दी ले जाते हैं, उसी से अगर उसको रिसाइकिल करके फिर से नए गत्ते, नए कापी के पेजेस बनेंगे तो पेड़ कम कटेंगे। हमें सेलुलोसिक कंटेंट चाहिए ना, पेड़ बनाना है हमें, तो उसके लिए हमें पल्प चाहिए, हमें पेड़ चाहिए। अगर हम कहीं से पहले वाली अपनी रद्दी दे के उसे रीप्रोसेस करके फिर से पेज बना लें तो उतने कम पेड़ कटेंगे। तो इफ़ यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, सो वन ऑफ द सोल्यूशन टू कंजर्व दोज रिसोर्सेज इज टू डू रिसाइकलिंग। सो ग्लोबली तो उल्टा रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जा रहा है, और इवन कई शू कंपनीज तो शूज़ ब्रांड्स को अपने शूज़ को प्रमोट कर रही हैं कि ये कम्प्लीटली रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हैं, इसलिए ये ग्रीन है, ये बायो हैं, ये नेचर को बचा रहे हैं। नाइकी, एडिडास, मुझे याद आ रहा है उनकी ऐड आती है कि ये रिसाइकलिंग मटेरियल से बने। हाँ, शर्त ये है कि रिसाइकलिंग किस मैनर में हो रही है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर हो, लोगों को प्रोटेक्टिव गियर्स पूरे दिए जाएं, ये ना हो कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है। लेकिन वो तो रिसाइकलिंग को कैसे सही ढंग से करना है वो तो उसकी बात है, पर सही ढंग से करना वो तो मैनेज कर लेंगे, बट रिसाइकलिंग इज़ द सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम नहीं लगा आपको कि तो गलत बात, उल्टी बात लिख दी? एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग तो प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाती है, ये कह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग प्रोडक्शन को अनसस्टेनेबल बना रही। ये मैं थोड़ा सा नेगेटिव में रख के चल रहा हूँ, बट स्टिल पैराग्राफ पढ़ना है। अभी पैराग्राफ हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ रिसाइकलिंग को किस मैनर में ले लिया उसने, ये भी देखना जरूरी है। तो 3 स्टेटमेंट में से हम अब तक पहली 2 को करेक्ट मान रहे हैं और तीसरी वाली को गलत मान रहे हैं, कि पहली 2 के कारण अनसस्टेनेबिलिटी है, और जो तीसरी वाली है वो तो सस्टेनेबिलिटी का इंडिकेटर है, अनसस्टेनेबिलिटी का नहीं। तो अब हम आते हैं कोड पे, तो कोड में देख लेते हैं। तो तीसरी वाली जहाँ पर है, इन तीनों में से ये सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में स्टेटमेंट नंबर 3 है, तो ये तो पहले ही चले जाएंगे। और ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में 1 और 2 और ऑप्शन बी में 2 ओनली, तो हमें क्या सही लग रहे थे? 1 और 2, मतलब ऐसा एक ऑप्शन है, हम और पॉजिटिव हो गए। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। स्टार्ट। द मेन थ्रेट, तो मैंने क्या बताया था? वर्ड्स क्या करते जाने हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सर्कल, अंडरलाइन, सब कुछ। द मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम द इंक्रीजिंगली एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में सबसे बड़ा जो थ्रेट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस मेंटेन रखने में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है कि हम बहुत इंक्रीजिंगली और बहुत एविडेंटली ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स हैं वो अनसस्टेनेबल हैं। मतलब पैराग्राफ यही तो कह के चल रहा था। सो ह्यूमन डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है अगर डेवलपमेंट सस्टेनेबल मैनर में चलती रहे।
बट जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके प्रोग्रेस के रास्ते में जो मेन ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है वो ये कि हमारे प्रोडक्शन पैटर्न्स और हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स ये अनसस्टेनेबल हैं। ओके, करंट प्रोडक्शन मॉडल्स, हमारे जो मौजूदा प्रोडक्शन मॉडल्स हैं, रिलाई हैविली ऑन फॉसिल फ्यूल्स। चलिए, उन्होंने पहली स्टेटमेंट नत्थी कर दी। हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन कहता था अनसस्टेनेबिलिटी इन द प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1 हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, और पैराग्राफ क्या कह रहा है कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इस समय में, उसकी प्रोग्रेस को मेंटेन करने में जो मेन थ्रेट है वो हमारा इस समय का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न की अनसस्टेनेबिलिटी है। और वो अनसस्टेनेबिलिटी कैसे वो डिराइव की, उसने सीधे नहीं बोला पर डिराइव हो गया। कैसे कि जो हमारा करंट प्रोडक्शन मॉडल्स हैं वो हैविली रिलाई करते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे। इसका मतलब करंट मॉडल में गेम है, चक्कर है, क्योंकि ऊपर लिख के हटा है वो कि जो हमारे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न है वो अनसस्टेनेबल है। हमारे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न अनसस्टेनेबल है, और क्योंकि हमारा जो करंट प्रोडक्शन पैटर्न है, मॉडल है, वो हैविली फॉसिल फ्यूल्स पर बेस्ड है। मतलब जो हम सोच रहे थे हमारी सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज की मदद से उन्होंने बोल दिया, कंफर्म कर दिया। वी नो दैट, अब उन्होंने आगे ये बात क्लियरली एक्सप्रेस भी कर दी कि वी नो दैट दिस इज अनसस्टेनेबल। हम जानते हैं कि ये अनसस्टेनेबल है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स एक तरफ कार्बन एमिशन के वाया घातक हैं, दूसरी तरफ फॉसिल फ्यूल्स फाइनाइट हैं। देखो, उसने चतुराई से दोनों बातें ही कह देनी है, ढूंढनी आपको पड़नी है। तो उन्होंने लिखा कि वी नो दैट दिस इज अनसस्टेनेबल बिकॉज द रिसोर्सेज आर फाइनाइट। तो रिसोर्सेज आर फाइनाइट, इसलिए ये अनसस्टेनेबल है। तो हमारी स्टेटमेंट 2 भी पुख्ता हो गई, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अनसस्टेनेबिलिटी के 2 रीजंस क्लियर हो गए हमें। ओके, आगे, द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं, ग्रीन हाउस एमिशंस करते हैं, कार्बन एमिशंस। तो हमारे इस समय का जो डेवलपमेंट है उसका बहुत ही क्लोज लिंक है किससे, फॉसिल फ्यूल। तो इसका मतलब उसका बहुत ही क्लोज लिंक है किससे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से। सो द क्लोज लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नीड टू बी सर्व्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट टू बिकम ट्रूली, नीड टू बी स्वीयर्ड होगा, स्वीयर्ड ही लिखा है कि नीड टू बी सर्व्ड। कई बार लिखने में गलती हो जाती है, हाँ वही गलत लिखा हो गया। देखिए, द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन नीड्स टू बी स्वीयर्ड। हमें तोड़ना होगा रिश्ता, हमें इनके बीच का रिश्ता तोड़ना होगा। अगर हम सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आना होगा, हमें नॉन ग्रीन हाउस गैसेज बेस्ड डेवलपमेंट करनी होगी। इसका मतलब ग्रीन हाउस गैसेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का लिंक हमें तेजी से तोड़ना होगा। तो लिखा है कि द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नीड टू बी स्वीयर्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट टू बिकम ट्रूली सस्टेनेबल। इज दैट क्लियर? सम डेवलप्ड कंट्रीज, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling। मतलब डेवलप्ड कंट्री ने ऑलरेडी रिसाइकलिंग अपना करके जो वर्स्ट इफेक्ट्स आते हैं अनसस्टेनेबिलिटी के, उनको एलिविएट करना शुरू कर दिया है, ख़त्म करना शुरू कर दिया है। क्योंकि वो समय से पहले सारे ही जान गए थे कि रिसोर्सेज फाइनाइट हैं, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी रिसाइकलिंग शुरू कर दी थी। इसलिए उन्होंने फाइनाइट और ग्रीन हाउस गैसेस कैरेक्टर वाले इन रिसोर्सेज को जल्दी से रिसाइकल करना शुरू कर दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि वो एलिविएट कर पाए वर्स्ट इफेक्ट्स को इन चीज़ों के। तो इसका मतलब रिसाइकलिंग तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल का पार्ट है, अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल का पार्ट नहीं है। इसलिए ऑप्शन 3 गलत था। आगे का पैरा इवन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दिस इज़ द ब्यूटी, अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं, अपनी सारी सब्जेक्ट डोमेन की नॉलेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, और फिर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, अपने हाफ ऑफ द पैराग्राफ का टाइम सेव कर लिया, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट तो खप गई ना यहाँ पे। अब आगे क्या पढ़ना है, और इसके बेसिस पे फर्स्ट और सेकंड ट्रू हो गई, थर्ड रॉन्ग हो गई। अब ऑप्शन कोड देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी 2 ओनली, नहीं 1 तो करेक्ट ही था।
एंड ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, 3 तो गलत है। एंड ऑप्शन डी 1 2 3, 3 तो गलत है। तो 3 है इसमें इसलिए गलत है, 3 है इसमें इसलिए गलत है, इसमें अकेला 2 है, 1 भी चाहिए, ये 1 and 2 है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। फिर भी फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी क्विक में अगली रीडिंग दे दो, क्विक में अगली रीडिंग दे दो। सो एक्सपेंडिंग रिसाइकलिंग एंड इन्वेस्टिंग इनटू पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय द हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी। डेवलप्ड नहीं होगा यहाँ पे, डेवलपिंग होगा। बट द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय द हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज। डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू द सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, आगे के पैराग्राफ में कुछ नहीं था, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं? तो आपको क्लियर हो गया कि जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे आप पढ़ते हैं वो कैसे यूटिलाइज होगा। आपने ये भी देखा कि ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आप आंसर निकाल लेंगे, सीधी सीधी लाइनें बना के बताया गया है। पूरी की पूरी इंटरप्रिटेटिव पावर यूटिलाइज होती है। आप में इंटरप्रिटेशन स्किल्स होने चाहिए, आपको पैराग्राफ इंटरप्रेट करना आना चाहिए। सीधी बात नहीं लिखी होगी, लेकिन लिखा सब पैराग्राफ में होगा, आपको निकालना होगा, इम्प्लिसिट होगा। और ये पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन कहाँ से आती है? सब्जेक्ट डोमेन की नॉलेज से। इसलिए जनरल स्टडीज़ को बहुत डीपली प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर 2 इज़ द अप्लाइड वर्जन ऑफ द जनरल स्टडीज़, दैट इज़ पेपर 1, इट इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पेपर 1। अब हम ये जो पैराग्राफ है इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन कर लिया, 2.5 नंबर गेन कर लिया आपने। इसी पैराग्राफ पे एक सेकंड क्वेश्चन बेस्ड है, 2.5 नंबर उससे भी आएंगे। टोटल 5 नंबर हासिल कर लेंगे आप एक पैराग्राफ सॉल्व करके 2 क्वेश्चनों के वाया। ओके, मैं सेकंड क्वेश्चन, पैराग्राफ तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे और उसका कोड लिख देते हैं। ओके, चलिए हमने सेकंड क्वेश्चन भी लिख दिया। फॉलोइंग तक तो पैराग्राफ ही चल रहा है, क्वेश्चन चेंज हो गया। हमने इस बार कोड्स नहीं लिखे, नीचे जगह नहीं थी, मोबाइल पे दिखा देंगे। आंसर्स तो हम खुद ही डिड्यूस कर रहे हैं, कोड तो फाइनली करना है लास्ट में, वो हम कर लें। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैराग्राफ। फॉलो पैटर्न याद। डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय, क्या करके डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करेंगी कि वो सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट पैटर्न पे ट्रांजिशन हो जाए। मतलब वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को किस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करें कि डेवलपिंग कंट्रीज सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट पैटर्न अपना पाएँ। तो हियर दिस वर्ड वी नीड टू फोकस अपॉन, द वर्ड इज़ वेरी क्लियर, दैट इज़ सपोर्ट। सपोर्ट देना है, उनको मदद करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस इज़ द क्रूशियल वर्ड जिससे कन्फ्यूजन दूर करने में मदद मिलेगी। अदरवाइज़ कई बारी अगर हम क्वेश्चन में, जैसे हमने पिछले लेक्चर के में बताया था, क्रिटिकल इन्फरेंस वर्ड, मोस्ट रैशनल टर्म, अगर हम क्वेश्चन में ऐसे शब्दों पे बल नहीं देते, हम आंसर्स में वो कई बार इतने क्लोज जाते हैं कि हम फंस जाएंगे। और फिर हमें तब होगा कि हम कैसे फंसे, इसके तो मल्टीपल आंसर्स होते थे। नो, आपने कहीं कुछ मिस किया है, इसलिए मल्टीपल आंसर्स लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की जो जान है वो 2 बातों में है। सबसे पहली बात ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रांजिट होना है खुद ही। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का परिवर्तन होना है, ट्रांजिशन होना है। किधर? अभी तक अगर वो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट पैटर्न में है तो उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैटर्न में जाना है फॉर द सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ट्रांजिशन उन्हें करना है। इसको करवा पाने में मदद डेवलप्ड कंट्रीज़ को देनी है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या मदद दे सकती हैं, बस सीधा क्वेश्चन है। अब वो मदद पैराग्राफ की ही हद में रह के ढूंढनी है। वैसे तो 150 मददें हैं, पर हमें किस रेंज में रहना है? पैराग्राफ। अब हम देखते हैं ज़रा कि हमें याद आता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एक तो रिसाइकलिंग करके एलिविएट किया था अनसस्टेनेबिलिटी को, और दूसरा भी कुछ किया था उन्होंने, क्योंकि वो बीइंग डेवलप्ड, दे आर एडवांस्ड इकोनॉमीज, दे हैव फंड्स, दे हैव मनी, इसलिए वो कुछ कर पाई थी। क्योंकि जितना ज़्यादा बड़े हैं आप, उतना पैसा है, उतना ज़्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर पाएंगे। और हमने हमेशा एक बात सुनी होगी, और वो बात ये है जो हम अभी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। आओ हम स्टेटमेंट्स पढ़े। स्टेटमेंट नंबर 1, मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को सस्ती कीमतों पर क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल करवाएं।
तो मैं आपको हमेशा बताना चाहता हूँ कि जब भी यूनाइटेड नेशंस लेवल पर मीटिंग होती हैं, WTO के लेवल पर मीटिंग्स होती हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेवलप्ड कंट्रीज से एक ही मांग होती है कि टेक्नोलॉजी यानी कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज हमें कम कीमतों पर ट्रांसफ़र्स किए जाएं, हमें फंड्स ट्रांसफ़र किए जाएं ताकि हम क्लीन एनर्जी मैकेनिज़म्स अपना पाएँ, ताकि हम हमारे देश में हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो फ़िल्टर्स लगाने हैं, जो बदलाव करने हैं, बायोटेक्नोलॉजी अपनानी है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ अपनानी है, ये अपना पाएँ। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपनाना है। हमें चोक फ्री यानी कि कम टाइम लगे, चौरस्तों पे खड़े ना हों आप, इस तरह के मैकेनिज़म्स अपनाने, तभी तो एक्सप्रेसवेज, हाईवेज़, रिंग रोड्स, तो आप हमेशा सुनते हैं दिल्ली रिंग रोड बन रही है, इससे प्रदूषण में भारी कमी आएगी। क्यों? व्हीकल्स फ्रीली फ़्लो करेंगे, व्हीकल्स रुकेंगे नहीं, जैम नहीं लगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी घर से निकल रहा है, एक गाड़ी लेके जा रहा है, 5 आदमी जा सकते थे, तो कार पूल इन। और दूसरी तरफ दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बड़ा कदम क्या था? मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर एक दिन के दौरान लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, तो सिर्फ उस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आप ग्रीन एनर्जी पे बदल दें तो सारा का सारा ट्रैवल वहाँ पर ग्रीन हो जाए। कितना बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए तो आप कहते हैं सरकारें, देखिए हमने मेट्रो चलाई, प्रदूषण में कितना फ़र्क पड़ा, आज कितने बड़े पैमाने पर दिल्ली वासी मेट्रो में यात्रा करते हैं, और हमने तेज़ी से मेट्रो को ग्रीन फ्यूल पे कन्वर्ट किया है। आओ अब हमें ये पैराग्राफ की स्मृतियाँ गूंज रही हैं इधर दिमाग में, और इधर दिमाग में जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। और हमने देखा अभी पैराग्राफ पढ़ के कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हेल्पलेस हैं, क्योंकि जो क्लीन एनर्जीज़ हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास क्लीन एनर्जी की कॉस्ट पे करने की ताकत नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ डेवलप्ड कंट्रीज़ अच्छे खासे पैसे रख पा रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ क्लीन एनर्जीज़ यूज़ कर रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ रिसाइकलिंग कर रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रही हैं। आओ रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया हमने, रिजर्व में रख लेते हैं, लग रहा है सही है, सही लग रहा है, मदद हो सकती है। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कर सकती हैं डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री का ट्रांजिशन कराने के लिए? सेकंड, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स। यस, लॉन्ग टर्म कम ब्याज वाले लोन दीजिए, फंड ट्रांसफर्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, खास तौर पर यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ओके, दुनिया भर में इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है कि नहीं? नहीं पे बैठिए, आओ। हाँ, तीसरा स्टेटमेंट, एनकरेजिंग दैम, डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज़ को एनकरेजिंग दैम टू चेंज। तो सेकंड स्टेटमेंट को रिजर्व में रख लें, सही लग रही है। थर्ड, एनकरेजिंग दैम टू चेंज देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ एनकरेज करें कि आप अपने प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स को बदलें। देखिए अब ध्यान से सुनिए, ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही लग रहा है हमें, थर्ड स्टेटमेंट ओवरऑल तो सही लग रहा है। यहाँ पे आपकी मदद करेगा ये टर्म सपोर्ट। आपको उन्हें मोटिवेट नहीं करना है, सलाहें नहीं देनी है, ये सेमिनार नहीं चल रहे हैं। पहला शब्द, पहली बात। दूसरी बात, पैराग्राफ की हद से बाहर नहीं जाना। अब समझ में आया वो पैराग्राफ की हद क्या है? ये ओवरऑल बात सही हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को लगातार एनकरेज करती हैं कि आप जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न्स अपने चेंज करें, क्लीन मैकेनिज्म में आए। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचूं यही तरीका है उनका मदद करने का, तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहती हैं सारी भसड़ आपकी मचाई हुई है, आपके कंजम्पशन और डेवलपमेंट पैटर्न ने सारा बैंड बजाया हुआ है। हमें मत सलाहें दो कि ग्रीन एनर्जी, हमें मत सलाहें दो कि कार्बन एमिशन कम करो, हमें मत सलाहें दो कि हम फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर में ना यूज़ करें। तो आओ, तीसरा स्टेटमेंट कितना खतरनाक युद्ध लड़ा देगा। हर मंच पे जो बहस हो रही है, हर मंच पे जो डेडलॉक क्रिएट हो रहा है डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड, वो इस तीसरे के कारण ही हो रहा है। ये तीसरा सुनती ही डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या कहती है, डेवलप को कहते हैं अच्छा वाह। वो पहली दो का क्या हुआ? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हम कर सकें, इसके लिए जो आपको हमें टेक्नोलॉजी देना था लो कॉस्ट वो, और दूसरा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके लिए फंड आना था, उसका क्या हुआ? $100 बिलियन आपने प्लेज किया था, वो आया नहीं अभी तक। और हमको एनकरेज कर रहे हैं और जाके इंटरव्यू दे रहे हैं कि वी आर एनकरेजिंग कंटिन्यूसली द डेवलपिंग कंट्रीज दैट काइंडली चेंज योर कंजम्पशन एंड डेवलपमेंट पैटर्न। आर रिक्वायरमेंट इज GDP, वी नीड टू टैकल पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन,
lack of development in the rural areas, rural empowerment. Okay, we need to continue on the development pattern. Okay, this is the first thing. The next thing, if you want to make us change our development and consumption pattern, kindly enable us, and to enable us, kindly follow these two routes. ये तो हमारी बॉडी ऑफ नॉलेज बताती है, क्योंकि हमने डिबेट्स, डिस्कशंस, लेक्चर्स के बाद किया है. पैराग्राफ की हद में भी रहना है. पैराग्राफ में कहाँ लिखा है कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न चेंज करने के लिए एनकरेज कर रही हैं? कहाँ लिखा है? आओ पढ़ लेते हैं पैराग्राफ, शुरू से चालू करते हैं. द मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम द इंक्रीजिंगली एविडेंट अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न. Current production models rely heavily on fossil fuels. We know that this is unsustainable because the resources are finite. The close link between economic growth and greenhouse gas emissions need to be severed for human development to become truly sustainable. ध्यान से, some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding recycling and investing in public transport and infrastructure. It means they have capacity of investment. So they are investing in the public transport and they are investing in the infrastructure, but or they are recycling, but it is not the capacity with everyone. They cannot recycle क्योंकि हो सकता है उनके पास उतना पैसा ही ना हो. So ultimately, but most developing countries are hampered by the high cost and low availability of clean energy sources. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास एक तो फंड्स की कमी है इसकी, और दूसरी बात कॉस्ट ज़्यादा है. कॉस्ट ज़्यादा है इसलिए वो नहीं कर पा रहे, इसका मतलब फ़ंड की कमी है. इसका मतलब फ़ंड की कमी आपने डिराइव कर लिया. सो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ आर हैम्पर्ड. डेवलप्ड कंट्रीज़ आर नॉट दैट मच हैम्पर्ड, बट द डेवलपिंग कंट्रीज़ आर हैम्पर्ड. वाई दे आर हैम्पर्ड? बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लीन एनर्जी. तो क्लीन एनर्जी सोर्सेज की कॉस्ट भी ज़्यादा है और क्लीन एनर्जी सोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है. इज़ दैट क्लियर? अगर उनकी कॉस्ट कम कर दें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस करें तो वो अवेलेबल भी ज़्यादा हो जाएंगी. अभी नहीं है. यहाँ पे फुल स्टॉप आना था. डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट. किसको करना है? डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट. तो पैराग्राफ ने ये इंश्योर कर दिया कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रांजिशन करने में सपोर्ट करना है. कोई भी आदमी किसी को सपोर्ट किस चीज़ में कर सकता है? जो उसकी खुद की स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं. और डेवलप्ड कंट्रीज़ के यहाँ पर स्ट्रेंथ एरियाज़ क्या हैं? वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बना पा रहे हैं, वो रिसाइकलिंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ में जा पा रहे हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं क्योंकि उनके पास पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उनके पास फंड्स हैं, तो वो ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं. तो ऐसे में अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करेंगी तो वो सिमिलर चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास भी हों तभी वो ये कर पाएंगे. ओके, अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प डेवलप्ड कंट्रीज़ कर दें इस चीज़ में कि आपने खेती की, खेती के बाद आपके पास राइस का स्टॉक बचा, आपने राइस काट लिया, उसके बाद आपके पास उसका स्टबल बचा. अगर हम उसकी रिसाइकलिंग कर दें और हम उसको प्रेस मड या किसी भी रूप में यूज़ करें खेतों में उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ हम उसको यूज़ करें बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इथेनॉल निकालने के लिए, और अल्टीमेटली हम उस इथेनॉल को यूज़ कर लें फ्यूल ब्लेंडिंग में, और हम इथेनॉल बेस्ड फ्यूल्स यूज़ करने शुरू कर दें हमारी गाड़ियों में, जो कि इस समय प्रमोट किया जा रहा है कि 20% ब्लेंडिंग की जाएगी. इसका सीधा सीधा नतीजा है कि हम सबके विश्व भर में और भारत का भी क्रूड ऑयल पर रिलायंस कम हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स पर हमारा रिलायंस कम हो जाएगा. उससे हमें और फ़ायदे तो होंगे कि हमारा इंपोर्ट बिल घटेगा, लेकिन सीधा सीधा फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो हमारे ये रिसोर्सेज खास तौर पर जो ये फाइनाइट कैरेक्टर के हैं, हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे. किसान की आमदनी बढ़ेगी. और स्टबल बर्निंग का एक बड़ा मुद्दा जो सीधा सीधा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है और दिल्ली जैसी महानगरों में पोल्यूशन का कारण बन रहा है, हम उसमें कामयाब हो पाएंगे, उसको कंट्रोल करने में एलिवेट कर पाएंगे. लेकिन आप अगर देखिए तो इस समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर लें. इट इज़ नॉट दैट ईजी. डिस्टिलेशन के सारे प्रोसेसेस हैं, एक्सट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म है, सप्लाई चेन चाहिए, पूरा प्लांट लगाने पड़ेंगे. तो रिसाइकलिंग इज़ नॉट दैट ईजी. आप इतनी आसानी से ये नहीं कर सकते. उसके लिए आपको बहुत लेवल पर पैसा चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजीज़ लो कॉस्ट होनी चाहिए.
तो हमारे देश में इस समय जो मेन समस्या आ रही है वो यही आ रही है कि हम क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, हम फाइनाइट कैरेक्टर ऑफ द रिसोर्स को जानते हुए उनको रिड्यूस करना चाहते हैं, उनकी यूजेस, हम जुडिशियस यूटिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, हम पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन जिन एरिया से आ रहे हैं उनको रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं और हम फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए मेन काम पैसा चाहिए, पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन ये सब ऑलरेडी कौन कर चुका है? डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा दिया, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा दिया, और इन सब की मदद से आज डेवलप्ड कंट्रीज़ इस थ्रेट को एलिविएट करने में कामयाब हो पाई हैं। कौन सा थ्रेट? जो थ्रेट अनसस्टेनेबल मॉडल्स के द्वारा आ रहा था हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोग्रेस को, वो इस थ्रेट को एलिवेट करने में कामयाब हो पाए हैं। अगर वो अब यही चीज़ों की मदद हमें कर दें तो हम भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ें विकसित करेंगे, हम भी हमारे पास लो कॉस्ट एनर्जी सोर्सेज हो जाएंगे, और वो हम रिसाइकलिंग जैसी चीज़ों में बल दे पाएंगे। और हमने देखा भी था इससे फ्यूल सस्ता हो जाएगा आने वाले समय में, और ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक रहेगा। कुल मिलाकर के इसका सीधा सीधा फ़ायदा भारत को होगा। लेकिन प्रॉब्लम इज़ द फंडिंग। तो इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले तो वो हमारी मदद करें कि वो इस तरह की क्लीन एनर्जी सोर्सेज हमें प्रदान करें ताकि हम भी उसकी तरफ ट्रांजिशन हो सके। दूसरा, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी चीज़ें कर सकें, वो हमें फंडिंग करें। लेकिन एनकरेज तो हम ऑलरेडी पहले से बहुत हैं, अभी उन्हें एनकरेज करने को नहीं कहा गया है, पाठ पढ़ाने को नहीं कहा गया है। उसका जिक्र कहीं पैराग्राफ में भी नहीं था। अगर लिखा होता कि रेगुलर सेमिनार्स या रेगुलर कन्वेंशंस होल्ड करके मोटिवेट करना है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को गाइड करना है, एनकरेज करना है, तो हम इसका ऑप्शन ले सकते थे, बट अदरवाइज ये नहीं है। सो द कंक्लूसिव आंसर इज डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट, कहाँ चला गया, कैन सपोर्ट developed countries can support developing countries transition to sustainable human development by making clean energy sources available at low cost, by providing loans for improving their public transport at nominal interest rates, but not by encouraging them to change their production and consumption pattern, because the major contribution into the greenhouse gases right now is the consumption and production pattern of the developed countries. Developing countries are even suffering due to that pattern. Okay, so that is why they need to bear more responsibility, they need to bear more liability to pay the funds, they need to bear that because they have contributed a lot. Their consumption and development patterns committed this particular mistake that you need to understand. Okay, ये चीज़ है। तो जो आदमी मदद में है, पहले तो मदद करिए, सलाहें कम दीजिए ये बड़ी चीज़ है। तो दिस इज़ द थिंग। अब हम जरा यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं, आपके सामने हैं। इसमें ऑप्शंस कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छे से बनाए गए थे। सबसे पहले ऑप्शन है वन ओनली, कि सिर्फ वो लो कॉस्ट एनर्जी, मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट, सिर्फ ये नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा कि एलिविएशन करने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी रोल है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली स्टेटमेंट भी चाहिए। तो वन ओनली ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी 1 and 2 बोथ येस, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली नहीं, 1 तो चाहिए ही चाहिए, तो इसमें 1 मिसिंग है। एंड ऑप्शन डी 1 2 3 ऑल नहीं, 3 हमारे पैराग्राफ की हद में नहीं है, हमने पैराग्राफ की रेंज में इसे कहीं भी ऑब्जर्व नहीं किया। आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। आंसर इज ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 and statement 2, they are correct. तो on this particular paragraph 2 questions are based on it. Okay, we have solved both the questions. अगले दिन हम किसी और क्वेश्चन के साथ आएंगे। आज के इस लेक्चर का यहीं पर समापन होता है। थैंक यू सो मच।